वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-41 एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है मारिया लिमिटेड और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि मारिया लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जिसमें इनिशियल रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट जो उन्हें एक्वायर किया गया था एट स्टार्ट ऑफ 2018 वो गिवन है 600 मिलियन। और फिर फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट दी हुई है एज एट 31 दिसंबर 2018। और क्वेश्चन में आगे जाकर बताया हुआ है द कॉस्ट टू सेल आर नेग्लिजिबल, यानी कॉस्ट टू सेल को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही मामूली हैं, ना होने के बराबर हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि पहले तो वैल्यू के अंदर जो चेंज आ रहा है वो 600 से 700 आ रहा है। तो फर्स्ट ईयर में हमें जो गेन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फेयर वैल्यू के साथ कंपैरिजन करके मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें ये बताया हुआ है कि इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट ड्यू टू फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग 2019, नेक्स्ट ईयर में वो 100 है। अब ये जाहिर बात है कि फिजिकल ग्रोथ की वजह से अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज होती है तो वैल्यू एसेट्स की बढ़ जाएगी। फिर है इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग 2019, जैसे इन्फ्लेशन होती है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उस वजह से फेयर वैल्यू में इजाफा हो गया। तो वो चेंज इन्होंने अलग से कैलकुलेट करके बता दिया, दैट इज 80। इससे भी फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर ये बताया हुआ है कि डिक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट ड्यू टू हार्वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जब आप एक बायोलॉजिकल एसेट से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक जो है मैंगो ऑर्चर्ड है, तो उसमें जब आम लगे हुए हैं तो उस बाग की कीमत ज़्यादा है। जब आप उसमें से आम की जो तैयार फसल है वो उतार लेंगे तो उस बाग की कीमत में कुछ कमी हो जाएगी। तो वो जो हार्वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, क्योंकि आप देखें ना, फ्रूट के साथ अगर सेल कर रहे होंगे तो ज़्यादा वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू ज़्यादा होगी। और फ्रूट के बगैर उसे दे रहे होंगे तो जो भी खरीद रहा होगा उसको वो फर्स्ट फ्रूट के लिए नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू कुछ कम होगी। तो वो जो वैल्यू कम हुई है वो 56 से कम हुई है। तो अगर हम वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो ये 56 हमें पता चल जाता है। तो साथ ही ब्रैकेट में ये बताया हुआ है कि फेयर वैल्यू ऑफ हार्वेस्टेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वाज 60 मिलियन। जो फ्रूट उससे लिया होगा उस फ्रूट की वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट 60 मिलियन थी। तो उस पर उसको मैयर करेंगे। अच्छा, नो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज हार्वेस्टेड इन 2018, तो 18 में कोई हार्वेस्ट नहीं हुआ। एंड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्टेड ड्यूरिंग 2019 हैज नॉट बीन सोल्ड येट, यानी अभी तक वो हमारी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है। तो ये बेसिकली अब आगे ऑनवर्ड तो इन्वेंट्री के तौर पर उस पर IS-2 अप्लाई होगा, लेकिन जो हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी वही IS-2 के मुताबिक उसकी कॉस्ट समझी जाएगी। तो एक तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 700 प्लस 100 प्लस 80 माइनस 56, 824 मिलियन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि शो हाउ दीज वैल्यूज वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम एट दिसंबर 31 2019 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। तो बड़ी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। जो अमाउंट्स हैं उनको हमने सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है, इनको अब हमें जस्ट एक्सट्रैक्ट्स के तौर पे प्रेजेंट करना है। सो आंसर, एंटिटी का नाम लिखेंगे मारिया लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं हम, और सबसे पहले एज एट 31 दिसंबर 2019। इसी तरह हमें स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनानी है, उसकी एक्सट्रैक्ट यानी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हम कंपैरेटिव भी बताएं, तो हम यहाँ पर 2018 का भी मेंशन कर देंगे साथ के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें नॉन करंट एसेट्स सबसे पहले लिखने होंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जिसे हम बायोलॉजिकल एसेट्स कहेंगे। और जैसे हमने यहाँ पर फिगर देखें तो हमें 2018 के एंड पर जो फिगर है वो गिवन है 700, और 2019 के एंड पर जो फिगर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर की हुई है 824।
और बेहतर होगा कि 8 to 4 की हम अपने आंसर के अंदर वर्किंग जो है वो प्रेजेंट भी कर दें कि 700 + 100 जो फिजिकल चेंज था, 80 का प्राइस चेंज था और 56 का हार्वेस्टेड की वजह से कम हुआ। तो IAS 41 में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताया हुआ है कि जो फेयर वैल्यू के चेंजेस होते हैं वो इन 3 वजह से ही हो रहे होते हैं कि एक तो फिजिकल ग्रोथ होती है, एक प्राइस का चेंज होता है और डिक्रीज हो रहा होता है ड्यू टू हार्वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन सम एसेट्स, जैसा कि यहाँ पे भी है। अब दूसरी बात जो रेलिवेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से, वो ये है कि जो हार्वेस्टेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो अभी तक सेल नहीं हुई और उसकी वैल्यू जो है वो 60 है। तो वो इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट्स में शो होगी एट 60। अब लास्ट ईयर तो क्योंकि कोई आपकी प्रोडक्शन ही नहीं हुई थी, हार्वेस्ट ही कुछ नहीं हुआ था, तो वहाँ पर हम कोई अमाउंट मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी प्रॉफिट और लॉस के अंदर या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या गेन हमने लिखना है। तो एक तो आपको बायोलॉजिकल एसेट का फेयर वैल्यू गेन मेंशन करना है जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के अंदर चेंज है। इस क्वेश्चन में कॉस्ट टू सेल बताई नहीं है कि निग्लिजिबल है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर हम देखें 600 को 700 से कंपेयर करें तो ये 100 का चेंज है और उसके बाद 700 को 824 से कंपेयर करें तो 124 का चेंज है। तो लास्ट ईयर में 600 to 700 दैट वुड बी 100 और फिर 700 से 824 वैल्यू हो गई तो 124 का गेन हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर जब इनिशियल रिकग्निशन होती है तो तब भी गेन रिकॉर्ड किया जाता है। वो गेन हम उसकी इनिशियल रिकग्निशन पर रिकॉर्ड करेंगे जो कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के इक्वल होगा, जो कि क्वेश्चन में हमें यहाँ गिवन है। तो 60 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। लास्ट ईयर में क्योंकि कुछ हार्वेस्ट नहीं हुआ था तो वहाँ पर कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो ये सिंपल से एक्सट्रैक्ट्स इस क्वेश्चन के बनने थे जो डाटा अवेलेबल था। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि हमें ये आइडिया होना चाहिए कि फेयर वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं वो किन किन वजह से आते हैं। तो जो ऑल 3 पॉसिबल चेंजेस थे वो इस क्वेश्चन में मेंशन थे कि फिजिकल ग्रोथ से आता है, प्राइस फ्लक्चुएशन से आता है और हार्वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आता है। तो ये इस क्वेश्चन का इम्पैक्ट था। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IAS 41 एग्रीकल्चर का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है गुजरांवाला फूड्स लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा है कि गुजरांवाला फूड्स लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन इट्स रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2017। सो वी कैन सी के हमारे पास जो 4 प्रोडक्ट्स हैं उनका डाटा दिया हुआ है, चिकपी, एप्रिकॉट, डेट्स एंड ओनियन। तो इनकी सेल्स, परचेज, सब्सिडी, ओन कंजम्पशन जैसे बाजू का सीड वगैरह के लिए यूज़ कर लिया जाता है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है और फार्म एक्सपेंसेस जो हैं फॉर द पीरियड 1 Feb to 30 April आर एज फॉलो। अब ये ध्यान में रखना है कि ये 15 मंथ्स का डाटा। तो कैजुअल लेबर, रेगुलर वर्कर, लैंड प्रिपरेशन एंड क्लियरिंग कॉस्ट जो कि करनी पड़ती है आपको फसल को कास्ट करने के लिए, हायर ऑफ ट्रैक्टर के जो चार्जेस हैं तो ये गिवन है। इसके अलावा नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं 31 जनवरी 2017 को, जिसमें फार्म्स इरिगेशन का जो सिस्टम आपने बनाया होगा उसकी कॉस्ट है 800,000 और फार्म्स इम्प्लीमेंट एंड इक्विपमेंट हैं 400,000 के। एडिशनल इंफॉर्मेशन के जो हैं ये बताया हुआ है कि फार्म्स इरिगेशन कॉस्ट आर टू बी रिटर्न ऑफ ओवर 10 ईयर्स, यानी इसको हमने डेप्रिशिएट करना है। और फार्म्स इम्प्लीमेंट एंड इक्विपमेंट वर परचेज ऑन 31 अप्रैल 2016। हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 जनवरी 2017 को हो रहा है, तो दैट्स प्रिसाइजली 9 मंथ्स टाइम। तो इसको 20% पर एनम पे डेप्रिशिएट करना है। क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट हैं। पहली रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर गुजरांवाला फूड्स लिमिटेड ग्रॉस आउटपुट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2017। और फिर सेकंड पार्ट में रिक्वायरमेंट है कि IAS 41 एग्रीकल्चर के हिसाब से हमने कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है, लाइक बायोलॉजिकल एसेट्स, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डेफिनेशन हम जो है रिप्रोड्यूस कर देंगे। तो पहले पार्ट को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं।
तो हम आंसर डेवलप करेंगे पार्ट ए का। इसमें हम एंटिटी का नाम लिख देते हैं, गुजरांवाला फूड्स लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस आउटपुट एंड प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2017। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली वी हैव चिकपी, एप्रिकॉट, डेट्स, ओनियन, और फिर एक कॉलम हम टोटल का बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें अब अपना डाटा इनकॉर्पोरेट करना होगा। क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले हमें सेल्स का डाटा गिवन है 200, 300, 750, 250, और इनका टोटल जो है वो 1500 बन जाता है। तो इसको हम लिख देते हैं। तो सिंपली टोटल के साथ आप इसको मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट रेलिवेंट आइटम जो है, जो हमें सब्सिडीज मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी बेसिकली हमारा रेवेन्यू होता है। तो कॉन्सेप्ट उसका ये होता है कि गवर्नमेंट हमें कुछ पैसे दे रही होती है, हम आगे कम पैसों पर सेल करते हैं मार्केट में, और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट हमें पैसे दे रही होती है। तो अगर हमें 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचना है, गवर्नमेंट के कहने पर हम 80 का बेच रहे होते हैं, 20 हमें गवर्नमेंट दे रही होती है, तो हम अपना रेवेन्यू 80 + 20 100 पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सब्सिडीज़ को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो ऐड कर देंगे 40, 80, 60, 60, और टोटल 240 आ जाएगा। फिर हमने जितनी चीज़ें अपनी कंजम्पशन के अंदर यूज़ कर ली, जो यानी हमारे अपने पास ही इस्तेमाल में आ गई, और बेसिकली वो हम दो तरीके से उसको बेसिकली अकाउंट फॉर कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि इसको हम अपनी सेल्स में ऐड कर लें, कि हम कहेंगे कि ये चीज़ें हमारे आउटपुट में चली गई और कॉस्ट उसमें से लेस कर दें। दूसरा ये भी तरीक़ेकार है कि इसको परचेज से भी लेस कर देते हैं। यहाँ पर हम स्टडी टेक्स्ट के साथ कंसिस्टेंसी के लिए इसको अपनी रेवेन्यू के साथ ही ऐड कर रहे हैं। 45, 40, 75, 20, और टोटल हमारा बनेगा 180। और इसमें हमने इस डायरेक्ट लगाया है, तो नीचे हम ये मेंशन कर देते हैं कि अल्टरनेटिवली जो है इसको कॉस्ट में से भी डिडक्ट किया जा सकता था। अब हम टोटल जो है बेसिकली कर लेते हैं रेवेन्यू साइड का। 285, 420, 885, 330 एंड 1920। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मामला है वो होगा कि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को नोट कर लें। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमें सिंपली ओपनिंग इन्वेंट्री का डाटा चाहिए। तो 40, 40, 70 और नील है। फिर परचेजेस का डाटा चाहिए 75, 150, 380, और क्लोजिंग इन्वेंट्री का डाटा चाहिए 60, 110, 360। तो ये तीनों आइटम्स हम वन बाय वन शो कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ओपनिंग इन्वेंट्री को रिफ्लेक्ट कर देते हैं क्वेश्चन में जैसे है, जस्ट विद द टोटल कॉलम। इसी तरीके से परचेजेस, और इसी तरीके से क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करेंगे। तो अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल आ जाएगा, और नेट अमाउंट अगर हम निकालें तो जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं, इसे हम ग्रॉस आउटपुट वैल्यू भी कह सकते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बिजनेसेस में। तो फॉर चिकपी वी हैव 230, फॉर एप्रिकॉट वी हैव 340, डेट्स में 885 और 70 माइनस कर दें तो 815, ऑनियंस में 330 - 20 310, और टोटल हमारे पास आ जाएगा 1695। तो अब हमें बाकी एक्सपेंसेस को लेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एक्सपेंसेस गिवन हैं वो हैं कैजुअल लेबर, रेगुलर वर्कर्स की जो सैलरीज हैं, लैंड प्रिपरेशन एंड क्लियरिंग कॉस्ट, और हायर ऑफ ट्रैक्टर। ये चारों कॉस्ट ऊपर नोट करें तो ये 15 मंथ्स के टाइम की दी हुई हैं, क्योंकि ये 1 Feb 2016 से 30 अप्रैल 2017 तक की हैं। हमारा ईयर एंड 31 जनवरी 2017 को एंड हो रहा है।
फेब, मार्च, अप्रैल 3 महीने इसमें आगे भी हैं, तो हम इस 15 महीने में से सिर्फ 12 महीनों को एक्सपेंस बनाएंगे। तो जो चारों एक्सपेंसेस हमें दिए हुए थे उनको लिस्ट कर लेते हैं, और हर एक्सपेंस की अमाउंट को हम 12/15 करके लेंगे ताकि हमारे पास एनुअल एक्सपेंस आ जाए, और उसको हम मेंशन कर लेते हैं। हमारी फिगर्स क्योंकि इन 1000 हैं तो 20,000 टू 12/15 वुड बी 16, और 30,000 को 12/15 करेंगे दैट वुड बी 24, सिमिलरली 64 एंड 48। इसके बाद क्वेश्चन में हमें जो है फार्म इरिगेशन की कॉस्ट दी हुई है 800,000, और इसको ओवर 10 ईयर्स राइट ऑफ करना है, तो इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। दैट वुड बी 80,000। फिर फार्म इम्प्लीमेंट एंड इक्विपमेंट है 400,000 का, इसको 20% डेप्रिशिएट करना है, लेकिन इसमें क्योंकि 31 अप्रैल 2016 को लगा था तो हमारा ईयर एंड जो 31 जनवरी 2017 तक का है उसमें इसको 9 मंथ्स हुए, तो 20% लेंगे, लेकिन 9/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट वुड बी 60,000। टोटल कर लेते हैं अगर हम एक्सपेंसेस का, तो वो हमारे पास आ जाएगा 292,000, और हमारे पास फिर 1403 का नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो बेसिकली हमारे पार्ट ए का सोल्यूशन ये है कि हमने पहले जिस तरह से सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेवलप किया, और उसमें से हमने क्रॉस आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट की, एक्सपेंसेस लेस करके हमने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिए। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट बी में हमें 3 डेफिनेशंस हैं जिनको डिस्कस करना है: बायोलॉजिकल एसेट्स, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हार्वेस्ट। तो पार्ट बी के सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल एसेट इज अ लिविंग एनिमल और प्लांट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को आइस 41 डिफाइन करता है कि इट कंप्राइज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, कि जानवर की एज बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है; डीजनरेशन, अपोजिट ऑफ इट; प्रोडक्शन, जैसे उससे मिल्क वगैरह मिल रहा होता है; प्रोक्रिएशन, जैसे मजीद जानवर पैदा हो रहे हैं; दैट काज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज, तो तादाद भी बढ़ सकती है और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव और डिक्लाइन हो सकती है, तो ये हम मेंशन कर देंगे। फिर हार्वेस्ट है। तो हार्वेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल एसेट, जैसे काउ से मिल्क को अलग करना, या बायोलॉजिकल एसेट की लाइफ प्रोसेस को एंड करना, जैसे मीट हासिल करने के लिए। तो हार्वेस्ट इज द डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम अ बायोलॉजिकल एसेट और सेसेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट्स लाइफ प्रोसेस। तो ये इस क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट थी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो हमने पूरी कर दी। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है IAS 41 एग्रीकल्चर, और हमारा कंटेंट है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि ICAP स्टडी टेक्स्ट 2019 एडिशन चैप्टर नंबर 11 से लिए गए। और मैं हूं आपका फैसिलिटेटर काशिफ अली। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डज IAS 41 एग्रीकल्चर अप्लाई। तो इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। A change in fair value of a herd of animals relating to the unit price of the animals। तो एनिमल्स क्योंकि बायोलॉजिकल एसेट्स हैं तो उनके ऊपर तो हमारा IAS 41 अप्लाई होता है। उसके बाद है जी लॉग्स हेल्ड इन अ वुड यार्ड। अब लॉग्स जो हेल्ड होते हैं आपने किए हुए हैं वुड यार्ड में, आपके पास पड़ा हुआ है वो लकड़ी है, वो हार्वेस्ट के बाद पड़ी हुई है, तो उस पर IAS 41 अप्लाई नहीं होगा, उस पर IAS 2 इन्वेंट्री अप्लाई होगा। थर्ड है फार्म लैंड विच इज़ यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। अब लैंड जो है वो इट्सेल्फ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रोबेबल होता है कि उस पर आपका IAS 16 अप्लाई होगा। तो लैंड इवन आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज़ हो रही हो, उस लैंड के ऊपर IAS 41 अप्लाई नहीं हो रहा होता, लैंड इट्सेल्फ बायोलॉजिकल एसेट नहीं है, तो इस पर IAS 16 मोस्ट अप्रोप्रिएट है।
और फोर्थ वन है जी कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड विच इज़ रेजिस्टेंट टू ट्रॉपिकल डिजीजेस। तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है इसके ऊपर हमारा इंटेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड अप्लाई होगा विच इज़ IS 38। तो अब इसमें हमने ये बताना था कि IS 41 किस पर अप्लाई होगा, तो सिर्फ फर्स्ट वन है जिसके ऊपर IS 41 अप्लाई होना है और हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो अब चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। सेकंड है कि IS 41 शुड बी अप्लाइड टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग व्हेन दे रिलेट टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो यहाँ पर एक एजम्पशन तो हमें दे दी गई कि जो भी काम हो रहा है वो रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, तो इनमें से किसके ऊपर IS 41 अप्लाई होगा। तो बायोलॉजिकल एसेट जिसकी डेफिनेशन है लिविंग एनिमल और प्लांट, उसके ऊपर बिल्कुल अप्लाई होगा। इसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के पॉइंट पर बिल्कुल उस पर भी अप्लाई होता है IS 41। सर्टन गवर्नमेंट ग्रांट, जी तमाम गवर्नमेंट ग्रांट्स पर अप्लाई नहीं होता IS 41। IS 41 सिर्फ उन गवर्नमेंट ग्रांट्स पर अप्लाई होता है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेट करती हूँ और जो रिलेटेड बायोलॉजिकल एसेट है वो आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर रिकग्नाइज कर रहे हो। तो ये बात भी ठीक है, बाकी के ऊपर IS 20 अप्लाई हो जाता है। लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, लैंड के ऊपर तो हमारा IS 16 ही अप्लाई होगा। और इंटेंजिबल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वंस अगेन अगर आपके पास कोई लाइसेंस है, कोई कोटा है, तो वो IS 38 के अंडर कवर होगा। तो इनमें से किन आइटम्स पर अप्लाई होना चाहिए जी, 1 2 के ऊपर अप्लाई होना चाहिए और इस बेस पर जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है C, 1 2 एंड 3 के बेस पे। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। IS 41 इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो बिफोर द हार्वेस्ट, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे, आफ्टर द हार्वेस्ट या तीनों पॉइंट्स पर। तो इसमें यह है कि सिर्फ पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पर वैल्यूएशन के लिए हम IS 41 अप्लाई करते हैं। अदरवाइज जो है IS 41 आफ्टर द हार्वेस्ट प्रोबेबली IS 2 या कोई और स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा होता है। बिफोर द हार्वेस्ट जो आप अमाउंट्स लगा रहे होते हैं उनको आप कॉस्ट के तौर पर रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा बनेगा वो होगा ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है जी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स फॉर सेल इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी अगर आपने कुछ एनिमल्स या प्लांट इसलिए रखे हुए हैं ताकि आप उनको सेल कर देंगे तो तब भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो। अगर उससे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेवलप करना चाहते हैं तब भी वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। और अगर आपका मकसद ये है कि आप उससे एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स क्रिएट करेंगे, जैसे अगर आपके पास एक कैटल फार्म है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन के थ्रू आपके पास मजीद बायोलॉजिकल एसेट्स हैं जिन्हें सेल कर कर और क्रिएट कर कर आप प्रोक्रिएशन के थ्रू मजीद रेवेन्यू अर्न कर सकें, तो वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी का पार्ट है। तो इस वजह से ये क्योंकि तीनों ही एलिमेंट्स जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी का हिस्सा हैं, तो हमारा आंसर C करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। Identify whether the following items would be accounted for under IS 41 agriculture or not. डेयरी कैटल्स जी डेफिनेटली ये रिकॉर्ड होंगे क्योंकि ये बायोलॉजिकल एसेट हैं। मिल्क एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इस पर भी IS 41 अप्लाई होगा। चीज़ जो है इसके ऊपर IS 41 अप्लाई नहीं होगा, इसके ऊपर IS 2 इन्वेंट्रीज अप्लाई होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा दैट इज डेयरी कैटल एंड मिल्क ओनली। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कवर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल। तो हमें यह बताना है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी इनमें से किन चीज़ों को कवर करती है। तो सबसे पहले है जी रेजिंग लाइफ स्टॉक, बिल्कुल इस पे ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी का हिस्सा है। फॉरेस्ट्री भी एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें भी बायोलॉजिकल एसेट्स आप क्रिएट कर रहे होते हैं। लाइफ स्टॉक कर रहे हैं तो वो भी एनिमल्स को डील कर रहे हैं आप। एनुअल और पेरेनियल क्रॉपिंग, तो जो आपकी रूटीन क्रॉप होती हैं उसके ऊपर भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो है। ये अलग बात है कि उसमें से शायद कुछ प्लांट्स बेरर प्लांट्स कंसीडर हों और उन पर IS 16 अप्लाई किया जाए। फिर है जी कल्टिवेटिंग ऑर्चर्ड्स और प्लांटेशंस, तो आप बागात लगाते हैं या प्लांट्स लगाते हैं तो वो भी बिल्कुल एग्रीकल्चर एक्टिविटी का हिस्सा है।
जबकि फूड प्रोसेसिंग जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। फूड प्रोसेसिंग पर हो सकता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग करनी पड़ रही हो या IS2 मेनली अप्लाई करना पड़ रहा हो, तो मोस्ट प्रोबेबल ये है। तो हमारी जो फर्स्ट 4 एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी का हिस्सा हैं, और फॉर दैट रीज़न डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। एक्टिव मार्केट की डेफिनेशन IS 38 में भी डिस्कस होती है, IS 41 में भी डिस्कस होती है। तो इसमें पूछा गया है कि एक्टिव मार्केट कौन सी मार्केट होती है जहाँ पर कंडीशंस ये एग्जिस्ट करती हूँ। तो आइटम्स ट्रेडेड विद इन द मार्केट आर होमोजीनियस, यानी सिमिलर आइटम होते हैं, तो ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। दूसरा है कि विलिंग बायर्स एंड सेलर्स कैन नॉर्मली बी फाउंड एट एनी टाइम, जी बिल्कुल, जो मार्केट टाइमिंग्स होती हैं उसके मुताबिक अगर वो अवेलेबल हों, ये भी रिक्वायरमेंट है। और प्राइसेस अवेलेबल हों पब्लिक को। द मार्केट ट्रेड्स एवरी डे, देखिए हर दिन जो है ट्रेडिंग होना ज़रूरी नहीं है। जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर भी सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज भी एक एक्टिव मार्केट है शेयर्स की डीलिंग के लिए। तो एक्टिव मार्केट का हर रोज़ ट्रेडिंग होना लाजमी नहीं होता, और बाकी तीनों जो हैं वो एक्टिव मार्केट की डेफिनेशन के अंदर कवर होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो सी बनेगा। An undertaking should record a biological asset or agriculture produce only when the undertaking controls the asset। जी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हैं कि जी जो आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं वो हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, तो अनलेस कि आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल है फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उनको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो एसेट के लिए क्राइटेरिया है कि एसेट पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। फिर फ्यूचर बेनिफिट्स जो हैं वो उससे आपको फ़्लो करते हों। अब इवन इफ़ अगर आपके पास एक पेट है लेकिन वो सेल नहीं कर सकते आप, या उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, तो वो भी आप एसेट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उससे कोई फ्यूचर बेनिफिट फ्लो नहीं करना एंटिटी की तरफ। यहाँ पे जो वर्ड अंडरटेकिंग यूज़ हुआ है वो एक एंटिटी या बिजनेस के तौर पर यूज़ हो रहा है। तीसरा ये कि ज़ाहिर बात है हर आइटम को रिकग्नाइज करने के लिए, उसे रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक मेजरमेंट चाहिए होती है जो कि रिलायबल हो। और IS 41 में फेयर वैल्यू बेसिक क्राइटेरिया मेजरमेंट के तौर पर यूज़ होता है, और जब फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो तो कॉस्ट को भी यूज़ किया जा सकता है। तो तीसरी बात भी करेक्ट है। तो फॉर दैट रीज़न हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों बातें यहाँ पे लिखी गई हैं ये रिक्वायरमेंट हैं, तीनों कंडीशंस हैं, और इस वजह से जो हमारा आंसर बनेगा वो सी बनेगा। पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट इंक्लूड, बेसिकली कॉस्ट टू सेल की टर्म यूज़ हुई है स्टैंडर्ड में, तो उसमें कौन कौन सी अमाउंट्स इंक्लूड होंगी। तो कमीशन टू ब्रोकर्स एंड डीलर्स, यस इट वुड बी इंक्लूडेड। लेवीज बाय रेगुलेटरी एजेंसीज, जैसे कुछ टैक्स वगैरह लगा देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जी हर जो एक एनिमल आप सेल करेंगे उस पर 1000 रुपीज़ की लेवी आपको पे करनी पड़ेगी। या कमोडिटी एक्सचेंज, जहाँ पर आप मंडी में ट्रेड करते हैं वहाँ पर एक टैक्स लगता है, या हर सेल के ऊपर आपको एक सर्टन अमाउंट पे करनी पड़ती है, तो वो इंक्लूड होगी। ट्रांसफ़र टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, तो ये भी बिल्कुल इंक्लूडेड है, क्योंकि जो टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से अगर लग जाता है आपको तो वो भी आपको इसमें पे करना है, क्योंकि उसके बगैर आप सेल नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट एंड अदर कॉस्ट नेसेसरी टू ट्रांसपोर्ट एसेट टू द मार्केट, तो इसको बेसिकली शामिल नहीं किया जाता। उसकी वजह ये है कि जब हम फेयर वैल्यू लेते हैं तो फेयर वैल्यू उस पॉइंट पर ली जाती है कि या तो वो हम ले रहे होते हैं जी प्रिंसिपल मार्केट या मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट की बेस पर, तो ऑलरेडी मार्केट में जब एक एसेट मौजूद होगा तो फिर उसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी उसको लिया जा रहा होता है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो ये एज्यूम किया जाता है कि ऑलरेडी जब आइटम वहाँ पे मौजूद है तो फिर हमारे पास जो आइटम से पैसे आएंगे वो वाली फेयर वैल्यू को हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर दैट रीज़न हम ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसको इंक्लूड नहीं कर रहे होंगे, और जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है फॉर दैट रीज़न दैट इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10 है जी हमारे पास कि प्लूटो लिमिटेड ओन्ड अ 1 ईयर ओल्ड हर्ड ऑफ कैटल ऑन 1 जनवरी recognized in the financial statement at ₹140 million। तो ये 1 जनवरी ईयर के स्टार्ट की बात है, और एट 31 दिसंबर द फेयर वैल्यू ऑफ 2 ईयर ओल्ड हर्ड, क्योंकि 1 ईयर से उसकी एज बढ़कर 2 ईयर हो गई होगी, इज़ नाउ 170 मिलियन, और कॉस्ट टू सेल आर स्टिल एस्टिमेटेड टू बी ₹5 million फॉर द होल हर्ड। तो
सवाल ये है कि जी करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, तो इसकी हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये कि साल के शुरू में जो आप एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं 140 पे। उसके बाद जो जी साल के शुरू में हमने एसेट को जो रिकॉर्ड किया हुआ है, साल के शुरू में जो हमने एसेट को रिकॉर्ड किया हुआ है वो ₹140 मिलियन पे रिकॉर्ड किया हुआ है। साल के एंड पर हमने उसे फिर रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर। फेयर वैल्यू 170 है, कॉस्ट टू सेल 5 मिलियन है, तो दैट इज़ 165 मिलियन। तो हम एसेट को 140 से 165 मिलियन पर ले जाएंगे, विच मीन्स कि हमारे पास ₹25 मिलियन का गेन आएगा। तो इसमें से जो सी और डी है वो तो 170 की वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो और जो गेन है वो रिकॉर्ड किया जाता है जी प्रॉफिट और लॉस में। तो हमारा सही आंसर जो है 165 मिलियन, गेन 25 मिलियन, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम नहीं, ये गलत हो जाएगा। 165 मिलियन 25 मिलियन का गेन है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जाना चाहिए, ये करेक्ट है। तो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। 11th है जी हमारे पास क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन सोर्सेज में सजेस्ट डिफरेंट कंक्लूजन एज टू फेयर वैल्यू ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो हमें इसमें से कौन सा एस्टिमेट यूज़ करना चाहिए? क्या मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट को यूज़ कर सकते हैं प्रूडेंस को ध्यान में रखते हुए, क्या लोएस्ट फिगर लेनी चाहिए, या जो डिफरेंट हमारे पास फिगर्स अवेलेबल हों तो उनकी एवरेज फिगर लेनी चाहिए, या इनमें से कोई भी रीज़नेबल नहीं है? तो स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट को यूज़ करना चाहिए, तो लोएस्ट या एवरेज फिगर को यूज़ करने की बात नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, अ ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट मैयर्ड एट कॉस्ट। अब कॉस्ट पे मैयर कर रहे हैं बिकॉज फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल कुड नॉट बी मैयर्ड रिलायबली। तो इसको कैसे इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहिए? क्या 41 अप्लाई होगा स्टैंडर्ड, या IAS 20 अप्लाई होगा? तो जब आप फेयर वैल्यू यूज़ कर रहे होते हैं तो IAS 41 अप्लाई होता है, लेकिन जब आप कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू मैयर नहीं हो सकती, तो फिर आप IAS 20 यूज़ कर देंगे। अ कंडीशनल ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट। तो ग्रांट है जी कंडीशनल बायोलॉजिकल एसेट मैयर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू है तो IAS 41 अप्लाई होगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम। तो IAS 41 की ये रिक्वायरमेंट है कि अगर ग्रांट कंडीशनल हो तो आप सिर्फ तब रिकग्नाइज कर सकते हैं जब आपकी कंडीशंस मीट हो जाएं। तो ओनली व्हेन द कंडीशंस आर मेट। तो कंडीशनल ग्रांट की सिनेरियो में ये सिनेरियो हमारा बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अ गेन और लॉस may arise on initial recognition of a biological asset। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक जानवर की बर्थ होती है तो आप उसको रिकग्नाइज करते हैं और उस टाइम पर आप एक टिपिकली एक गेन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये किस वजह से हो सकता है? इसी तरह बाजू का लॉस भी हो सकता है। लॉस इस वजह से हो सकता है कि आप कहते हैं कि जो उसकी फेयर वैल्यू कम है लेकिन उसकी जो कॉस्ट टू सेल है वो ज़्यादा है, तो उससे आपको जो है लॉस भी रिकग्नाइज करना पड़ सकता है। So because estimated point of sale cost are deducted in determining fair value less estimated point of sale cost of a biological asset। तो आपने आज ही फॉर एग्जांपल एक एनिमल परचेज किया 70,000 का, तो आप अगर उसे आज ही सेल करें तो 70,000 का सेल होगा लेट से, और 2,000 आप कहते हैं जी टैक्स देना पड़ जाएगा। तो आपको 70,000 की चीज़ असल में उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है वो 68,000 है। तो इस वजह से लॉस राइज हो सकता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। व्हेन अ काफ इज़ बॉर्न, एक न्यू एनिमल आपके पास जो है प्रोक्रिएशन के प्रोसेस के थ्रू उसकी बर्थ होती है, तो आप उस एनिमल को बायोलॉजिकल एसेट को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं आप गेन प्रॉफिट और लॉस में, तो तब भी बिल्कुल आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। और एज अ रिजल्ट ऑफ हार्वेस्टिंग, जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग में आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल आपने मिल्किंग की कैटल से, तो आपके पास मिल्क का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गया जो आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे गेन। इसी तरीके से अगर आपने हार्वेस्ट किया लेट्स से कि मैंगोज़ आपने हार्वेस्ट किए, तो मैंगोज़ जैसे ही जब आपने हार्वेस्ट किए तो वो मैंगोज़ जो हैं वो आप रिकॉर्ड करेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के तौर पे डेबिट, और क्रेडिट करेंगे गेन प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा। तो इन तीनों आइटम के ऊपर इनिशियल रिकग्निशन पर गेन और लॉस रिकॉर्ड हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन 15 है जी, अनकंडीशनल ग्रांट ऑन अ बायोलॉजिकल एसेट जो कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मैयर हो रहा है, तो इसको कब रिकग्नाइज करना चाहिए? अब अनकंडीशनल ग्रांट को आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, सिर्फ ये है कि जो ग्रांट है उसकी इंटाइटलमेंट हो आपकी, सो ओनली व्हेन द ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल। इस पर अप्लाई IAS 41 ही होगा। अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे होते तो IAS 20 अप्लाई होता। फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आ गए हैं जी हम। तो वूल लिमिटेड स्टार्टेड इट्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2015 और ऑन 1 अप्रैल 2015 WL purchased a flock of sheep for rupees 100 million. At 31st March, the flock was valued at 120 million. Every time animals are sold, there is 5% commission fee payable to the district municipal corporation. Fine. No further sheep was purchased or sold during the year. तो ये इंफॉर्मेशन हमें सिंप्लीफाई कर रही है कि फर्दर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। और ड्यूरिंग द ईयर द वूल शेयर्ड बाय WL हैड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ रुपीज़ 8 मिलियन। तो आपको जो वूल मिला है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिली है, वो 8 मिलियन की मिली है। एट विच अमाउंट द फ्लॉक ऑफ शीप शुड बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट 31st मार्च 2016। अब इसमें जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आई है उसका इसकी वैल्यूएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, और आपने सिर्फ ये बताना है कि ईयर एंड पर आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वैल्यू क्या होगी। तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल कि आप कहते हैं कि जी आपका जो फेयर वैल्यू है वो रुपीज़ 120 मिलियन है। 5% अगर आपको उसमें से कमीशन देना पड़ेगा तो ये 5% हम कमीशन लेस कर देते हैं, तो 95% वैल्यू अभी भी हमें मिलेगी। तो दैट इज़ 114 मिलियन। So that's the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम डाटा है कि 1 अप्रैल को आपने बिजनेस शुरू किया, आपने फ्लॉक ऑफ शीप लिया 100 मिलियन का, ईयर एंड पर उसकी वैल्यू 120 मिलियन है, 5% कमीशन आपको पे करना पड़ता है। कोई शीप आपने परचेज या सेल नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर जो आपको वूल की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिली है उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 8 मिलियन। तो टोटल इनकम हमने कैलकुलेट करनी है। अब टोटल इनकम जो कैलकुलेट होगी तो उसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारी ईयर एंड पर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वो कितनी है। तो 120 मिलियन 114 मिलियन, और जो ओपनिंग वैल्यू है उन्हीं एसेट्स की वो है 100 मिलियन। तो इसका मतलब है कि जो हमें गेन हुआ वो 14 मिलियन का बायोलॉजिकल एसेट्स पर। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, जब उसको आप वूल को आपने शेयर किया होगा तो आपने उसको भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को डेबिट एक एसेट के तौर पे और क्रेडिट गेन किया होगा। तो 8 मिलियन का ये गेन भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो टोटल इनकम जो हमारी हो जाएगी दैट इज़ 22 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 18 है मारिया लिमिटेड, और मारिया लिमिटेड बॉट ऑयल पाम गार्डन फॉर रुपीज़ 150 मिलियन, जिसमें से 120 मिलियन लैंड के लिए ऑन 1 जनवरी 2019। गार्डन एक्सपेक्टेड टू गिव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर नेक्स्ट 3 years बिफोर रीप्लांटेशन प्रोसेस। तो इससे ये हमें लग रहा है कि जो ऑयल पाम हैं, क्योंकि ये बेयर प्लांट्स होते हैं और उनकी लाइफ भी 3 years की हमें गिवन है, तो इसके ऊपर भी जो लैंड है उसके ऊपर भी IAS 16 अप्लाई होगा। और ये ऑयल पाम गार्डन क्योंकि बेयर प्लांट है, इसके ऊपर भी IAS 16 अप्लाई होगा। 31 दिसंबर को फेयर वैल्यू ऑफ गार्डन जो है वो 22 मिलियन दी हुई है और उसकी कॉस्ट टू सेल 2 मिलियन की है। तो यहाँ से अगर उसकी वैल्यू निकालें तो दैट इज़ 20 मिलियन। देन लैंड हैज़ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज़ 130 मिलियन, तो लैंड की वैल्यू में इजाफा हो गया 10 मिलियन का। ML यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर आइटम्स अंडर स्कोप ऑफ IAS 16। अच्छा, ये दोनों आइटम ही जो है वो IAS 16 में आएंगे, JB और लैंड भी। और फेयर वैल्यू वो यूज़ करते हैं जो IAS 41 के स्कोप में है, लेकिन IAS 41 के स्कोप में कोई आइटम नहीं है इस सिनेरियो में। दोनों आइटम IAS 16 के स्कोप में है। लैंड भी आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर फॉल करेगा और बेयर प्लांट को भी आप IAS 16 के मुताबिक अकाउंट फॉर करेंगे।
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि जी टोटल अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स आप बताएं और प्रेजेंट करें इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब इसमें जो सही वे बनता है वो ये बनता है कि पहले तो हम लैंड को रिकॉर्ड कर लें। तो लैंड हम रिकॉर्ड करेंगे जी कॉस्ट पे 120 मिलियन। उसके बाद जो हमारा बेरर प्लांट है तो वो 30 का है, और 3 साल की लाइफ के हिसाब से 10 की डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो वो भी 20 मिलियन। अब अगर आपने इसके ऊपर फेयर वैल्यू भी अप्लाई कर ली होती तो तब भी 20 मिलियन आ जाता, लेकिन ये सही ना होता, और डेप्रिसिएशन वाला जो सिस्टम है कॉस्ट मॉडल यूज़ करना वो अप्रोप्रिएट है। वजह ये है कि जो ऑयल पाम हैं ये बेरर प्लांट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं। तो हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज़ 140 मिलियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 19 है काउ लिमिटेड ओन्ड कैटल रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट रुपीज़ 10.5 मिलियन, और 1 जनवरी 2014 को ये पोजीशन है। एट 31 दिसंबर ईयर एंड पर फेयर वैल्यू 13 मिलियन है, और कमीशन जो है वो 2% का पेएबल होगा जो कि कॉस्ट टू सेल है। व्हाट इज़ द गेन टू बी रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2014 अकॉर्डिंग टू IAS 41 एग्रीकल्चर। तो सिंपल है जी, आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी जो कैटल्स हैं उनकी फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है। 13 मिलियन, 2% कमीशन का मतलब है कि 98% वैल्यू नेट मिल जाएगी हमें। सो दैट इज़ 12.74। और ओपनिंग वैल्यू अगर हम देखें तो वो भी हमें गिवन है 10.5 मिलियन। तो नेट हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 2.24 मिलियन, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे कोई मिल्क इनकम वगैरह नहीं दी हुई, तो अगर वो दी हुई होती तो उसको भी हम फिर ऐड कर लेते कि वो भी गेन प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज होगा। A herd of 50 3-year-old animal was held on 1st January 2013. On 1st July 2013, 10 3.5-year-old animal were purchased for rupees 40,000। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन एक नोट कर लेनी चाहिए आपको कि यहाँ पे वर्ड ईच आना चाहिए। सो अ हर्ड ऑफ 50 3-year-old एनिमल्स, और इसकी बेस पर जो है ये साल के शुरू का डाटा हमें गिवन है, और 1 जुलाई को जो है वो 3.5 ईयर्स ओल्ड एनिमल जो है मज़ीद ख़रीदे गए हैं, और 10 ख़रीदे गए। पहले 50 थे आपके पास, 10 आपने और ख़रीद लिए। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो हैं वो 3-year-old एनिमल जो साल के शुरू में वैल्यू है वो 32,000 दी हुई है। 1 जुलाई को जो है वो 40,000 है 3.5-year-old की जैसे हमने परचेज़ किए हैं, और 4-year-old की जो वैल्यू है वो 43,000 है ईयर एंड पर। तो अमाउंट जो कि हमें प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करनी चाहिए ईयर एंड पर वो हमसे पूछी गई है। तो हम इसमें देखते हैं कि जी हमारा गेन कितना रिकॉर्ड होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं जी ईयर का स्टार्ट। तो हमारे पास 50 एनिमल्स हैं जिनकी एज 3 ईयर है, और एक एनिमल की वैल्यू 32,000 है। ये साल के शुरू का जो वैल्यू है वो बनती है, तो दैट इज़ 1.6 मिलियन। फिर हमने 1 जुलाई को 10 एनिमल्स खरीदे 3.5 ईयर्स ईच के, और एक एनिमल जो था वो 40,000 का लिया हमने। तो हमें जो यहाँ पे ऐड करेंगे वो 400,000 ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल एनिमल्स की वैल्यू बन गई ओपनिंग और परचेज वो बन गई 2 मिलियन। अब अगर हम ईयर एंड पर देखें तो जो 50 एनिमल्स साल के शुरू में 3 साल के थे वो 1 साल के बाद 4 साल के हो चुके हैं, और जो 1 जुलाई को 3.5 ईयर्स के थे वो भी 6 मंथ गुजरने के बाद 4 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। तो 31 दिसंबर को हमारे पास 60 एनिमल्स हैं जिनकी एज 4 ईयर है, और एक की वैल्यू 43,000 है। तो दैट इज़, यहाँ पे हम इस वैल्यू को ले लेंगे जी
580,000। अब जो डिफरेंस है वो हमारा गेन होगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो डिफरेंस है जी 580,000। So that's the answer, and that's all for today. Have a good time.